हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस का एमसीक्यू 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ईवीएस के लिए पर्यावरण अध्ययन का 4 एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ग 3 सहायक शिक्षक नाम से, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। साथ में आपकी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या फिर आप कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी ज़रूर उपलब्ध करवाना चाहूँगी कि सहायक शिक्षक के लिए कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम पूरे एरियाज़ को, जैसे कि आपके सिलेबस में जितना भी पोर्शन है हम पूरे थ्योरेटिकल पार्ट साथ ही साथ में उसके एमसीक्यूज भी कवर करते हुए चलेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। तो यदि आप इच्छुक हैं सहायक शिक्षक के लिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो आप अभी जाकर के डाउनलोड कीजिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी आपको लिंक हमारे मोबाइल ऐप की, या फिर गूगल प्ले स्टोर से ही डायरेक्टली जा करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस एकदम ही ऑप्टिमम रखी गई है। मात्र 999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या कोई समस्या परेशानी आती है कोर्स ज्वाइन करते वक्त तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर साथ में देते चलिए। साथ में लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद सामान्य तत्व है। क्या इन दोनों में मौजूद होता है? कौन सा ऐसा सामान्य तत्व है जो दोनों में ही है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किस में पाया जाता है? द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में? तो क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या कार्बन है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, साथ में बताइए। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। ऐसा कौन सा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा कार्बन। कार्बन ऐसा तत्व है, सामान्य तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में ही मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, पौधों की, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पौधों की एक प्रजाति ए है जो बहुत अधिक संख्या में उगती है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत में बी हिस्से में ही केवल पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? लुप्त प्राय, संकटग्रस्त, विदेशी, स्थानिक। There is a species A of plants and grow in a huge number but is found only in B part of India and the whole world. Which type of species is it? Endangered, critically endangered, exotic या endemic? देखो, जो केवल और केवल स्थान विशेष में पाई जाती है, लेकिन भारी मात्रा में तो है, लेकिन स्थान विशेष में केवल पाई जा रही है, तो वो स्थान विशेष वाली कौन सी होती है? स्थानिक होती है, एंडेमिक होती है। क्या होती है? एंडेमिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5 E's? 5 E's के घटक क्या नहीं है? इवैल्यूएट, एक्सप्लोर, एस्टिमेट, एक्सप्लेन। बताइए 5E का घटक क्या नहीं है? तो 5E का घटक हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो 5E का घटक कौन सा होता है? तो 5E का घटक होता है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। यहाँ पे देखो क्या चीज नहीं है? तो एस्टिमेट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? एस्टिमेट नहीं है। लिखा है क्या यहाँ पे? एस्टिमेट नहीं लिखा है। तो यानी कि 5E क्या क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन,
इलैबोरेट, इवैल्यूएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के पेट में जठर रस दास होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, तटस्थ होता है या अम्लीय होता है। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एल्कलाइन, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, एसिडिक। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हमने एमसीक्यू नंबर आई होप सो सेकेंड में या थर्ड में ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। बताइए क्या होता है कि हमारे जो कि पाचन में सहायक क्या होता है? तो अम्लीय होता है। जठर रस में द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एसिडिक, अम्लीय है। ठीक है, जो कि पाचन में सहायता करता है, यानी कि डाइजेशन में जो एड करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के समूह की दृष्टि उत्कृष्ट है और वह मनुष्यों से 4 गुना अधिक चीजों को देख सकता है? इसको भी हमने किया है, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस? क्या ये बीज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई है? क्या मधुमक्खियां, मच्छर, तितलियां है? बाघ, तेंदुआ, बैल है? सांप, रेशम की छिपकली है या चील, गिद्ध है? बताइए। बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, टाइगर, लेपर्ड, बुल, स्नेक, सिल्कवॉर्म, लिजर्ड या ईगल, वल्चर? कौन मनुष्य से ज्यादा दृष्टि से ये देख सकता है, यानी कि 4 गुना अधिक दृष्टि के साथ में चीजों को देख सकता है? तो जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चील, गिद्ध ये क्या करते हैं? ऊपर उड़ते उड़ते ही देख लेते हैं अपने शिकार को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? समूह कार्य के माध्यम से देख, क्या लिखा हुआ? हमने कुछ मिस तो नहीं किया ना क्वेश्चन? नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, पेपर पेंसिल टेस्ट, मौखिक प्रश्न। बताओ, जो समूह कार्य कर रहे हैं जो ईवीएस सीखने के लिए, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें पता चले कि बच्चों का आकलन हो जाए? ऐसा किस तरीके से उनका आकलन करना चाहिए? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क? तो असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, पेपर पेंसिल टेस्ट या ओरल क्वेश्चन? तो यहाँ पे यदि हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा हमारा कि वो क्या कर रहे हैं? ग्रुप वर्क कर रहे हैं। तो ग्रुप वर्क के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो हमें रेटिंग स्केल में उनको रेटिंग दे देना चाहिए, तो हमें पता, तो बच्चों का आकलन भी हो जाएगा सोशियो पर्सनल क्वालिटीज का, और यहाँ पे काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिंग स्केल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इस बात की वकालत नहीं करती, किस बात की वकालत नहीं करती? द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट व्हाट चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, children get space to learn by doing, children ask a lot of questions, children get a lot of space to explore। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किस बात की वकालत नहीं करती? कि बच्चे कम गलतियां करते हैं, बच्चों को करने से सीखने की जगह मिलती है, बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बच्चों को तलाशने के लिए बहुत जगह मिलती है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे देखिए, जो ये पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन किस बात पर फोकस करती है, किस बात की वकालत करती है? वो ये है कि बच्चे क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की यदि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो उनके पास में बहुत सारा क्या रहेगा? जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, उनके फिजिकल और सोशल सराउंडिंग यानी कि भौतिक और सामाजिक वातावरण, परिवेश में वो क्या कर सकेंगे? तलाश सकेंगे। तो तलाश यानी कि उनको बहुत जगह मिलती है तलाशने के लिए, यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा स्पेस मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसकी तो वकालत करती है एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी बात जो ये बोलती है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, उनको एक मौका मिलता है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, जिससे उनको अनुभव मिलता जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, अनुभव वाली बात तो हो गई जो कि यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन होता है, उनको अनुभव होता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि उनके बारे में बताया कि बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और पर्यावरण अध्ययन उन्हें प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल समय देता है, अवसर प्रदान करता है पर्यावरण अध्ययन की जो वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन इसीलिए सिलेबस में ऐड ही किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है। फिर उसके बाद में इनका क्या कहना है कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करने से सीखते हैं। हम जब करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे?
तो बिल्कुल इस बात की भी वकालत पर्यावरण अध्ययन करता है। लेकिन उनको जैसे कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना, बहुत उन बच्चों को क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब डाउट्स हैं, वो करेंगे कुछ नहीं, यानी कि वो जब तक गलतियां करेंगे नहीं, जब तक गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो पर्यावरण इस बात की वकालत बिल्कुल नहीं करता कि बच्चे कम गलतियां करते, बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, बच्चे तो गलतियां करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन उनको क्या करता है कि उनको एक मौका देता है, एक जगह देता है कि वो क्या कर सके, तलाश सके, वो चीजों को जान सके, सीख सके। तो ये वाली बात यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है वो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं, सॉरी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कम गलतियां, बच्चे कम गलतियां करते हैं इस बात की वकालत नहीं करता, बल्कि ये बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन बोलता है कि बच्चे गलतियां करते हैं लेकिन गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रुके हुए पानी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है, बताइए कौन सा रोग हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मे बी कॉज्ड बाय स्टेगनेंट वाटर, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, एड्स। कौन सा रोग होगा रुके हुए पानी, जमा हुआ पानी से? तो मलेरिया। कैसे? मच्छर पैदा हो जाते हैं रुके हुए पानी, तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन है बताइए तो। Which one of the following places in our country is a cold desert? तो कोल्ड डेजर्ट क्या है? जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय या दार्जिलिंग है कि कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल। जम्मू कश्मीर सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुने। जम्मू कश्मीर के साथ में आप लद्दाख भी सुने हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल सुने होंगे। ठीक है, तो लद्दाख क्या माना जाता है हमारे देश का? शीत मरुस्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? शीत मरुस्थल। ठीक है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म बनाता है? सही बता, कौन सा सही है ये बताना है। आसाम बिहू यानी कि यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया, साथ में वहाँ के जो नृत्य जो किया जाता है, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय यदि हम बोल रहे हैं क्लासिकल डांस फॉर्म बोला गया है, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है कि इस राज्य में ये वाला नृत्य होता है। तो आसाम में बिहू होता है, उड़ीसा में भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी में होता है, या कर्नाटक में कथक होता है। बताइए तो कौन सा सही है यहाँ पे। पहली बात तो आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए ना, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? आसाम में बिल्कुल बिहू ही होता है, आसाम में बिहू होता है। अब ये बताओ उड़ीसा में क्या होता है। यहाँ पे उड़ीसा दिया गया ना, तो उड़ीसा में क्या होता है? तो उड़ीसा में उड़ीसा में क्या होता है? उड़ीसी होता है। क्या होता है? उड़ीसी होता है। फिर उसके बाद में तमिलनाडु, बताइए तो तमिलनाडु में क्या होता है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। क्या होता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या होता है बताइए तो कर्नाटक में यहाँ पे क्या दिया? कथक दिया हुआ है। कथक क्या कर्नाटक में होता है क्या? जी नहीं। तो फिर कथक कहाँ होता है? तो कथक होता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। साथ ही साथ में यदि हम बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी कहाँ होता है बताइए तो। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। फिर उसके बाद केरल में क्या होता है? तो केरल में कथकली होता है। क्या होता है? कथकली। कथक देखो कहाँ होता है? कथक यदि है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कथकली है तो केरल में है। ठीक है, आसाम में बिहू होता है, साथ में आसाम में सतरिया भी होता है। या मणिपुर में क्या होता है बताइए तो। मणिपुर में मणिपुरी होता है। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुरी। ठीक है, फिर केरल में एक और डांस होता है, बताओ तो कौन सा होता है केरल में? और कौन सा होता है? तो मोहिनीअट्टम होता है। क्या होता है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये जो है ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि इन राज्यों में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कांस दो धातुओं का मिश्रण है, इन दोनों धातुओं के नाम बताइए। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल, क्या क्या है वो टू मेटल क्या है? कॉपर जिंक है, कॉपर आयरन है, कॉपर टिन है, या एल्यूमिनियम टिन है। कॉपर जिंक तांबा, जिसको हम बोलते हैं तांबा, है ना, तांबा जिंक है, तांबा लोहा है, तांबा टिन है, या एल्यूमिनियम और टिन है। बताओ तो क्या होता है? कांसा। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो है दो मेटल से मिलकर के बना होता है। कौन से है वो? तो कॉपर और टिन। क्या होता है? कॉपर और टिन। कहा जाता है कि कॉपर मॉडर्न ब्रॉन्ज में यदि हम देखेंगे ना तो कॉपर 88% मिला हुआ रहता है,
और यदि हम देखें टिन कितना परसेंट मिला रहता है, तो टिन मिला रहता है उसमें 12% मिला रहता है, ठीक है। तो तांबा और टिन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है, अभिव्यंजक क्षमता निकालने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल चाहिए, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल चाहिए, स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चाहिए, ग्लोब पर गणना और स्केच स्थिति का उपयोग करने की क्षमता चाहिए। अब मानचित्र पढ़ना है, अब मानचित्र पढ़ने के लिए बताओ तो क्या चाहिए, द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप, तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। अब ये बताओ आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम संचार कौशल पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, आपको तो पढ़ना है ना, तो यहाँ पे काट दो फिर, नहीं पड़ेगा। तो एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के लिए, यानी कि बहुत अच्छी आपको ड्राइंग और पेंटिंग आनी चाहिए, जी नहीं, जरूरी नहीं है। फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जी हाँ, आपको पता होना चाहिए स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की आपको क्षमता होनी चाहिए, तभी तो आप मानचित्र पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो आपको समझ में तो आना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर गणना और स्केच स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, जी नहीं, गणना क्या करेंगे, यानी कि यूज कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन, नहीं, अब भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए स्थान, दूरी, दिशाएं के सापेक्ष में आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं ये खेजड़ी के पेड़, गर्म और आर्द्र स्थिति में, ठंडी और शुष्क में, मध्यम में या गर्म और शुष्क में, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, कूल एंड ड्राई कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन या हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो खेजड़ी के पेड़ यदि हम देखें ना, तो खेजड़ी का पेड़ आपको पता है मुख्य रूप से थार डेजर्ट में मिलता है, थार डेजर्ट्स में मिलता है, ठीक है। अब थार डेजर्ट्स में मिलता है यानी कि इसको कैसी स्थितियां चाहिए रहती, तो इसके लिए थार डेजर्ट की यदि हम बात करें ना, तो जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद दिल्ली का भी एरिया हो गया, ठीक है, फिर गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, आपका गुजरात पंजाब का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे ये खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। या फिर हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, हमें ईरान में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है ये खेजड़ी का वृक्ष। इसका मतलब इसको चाहिए क्या रहता है, इसका मतलब इसको चाहिए रहता है गर्म और शुष्क स्थिति चाहिए रहती है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। जब थार डेजर्ट बोल दिया गया यानी कि वो ड्राई कंडीशन है, तो हॉट एंड ड्राई कंडीशन इसको चाहिए रहता है, गर्म और शुष्क स्थिति खेजड़ी के वृक्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मणि एक लड़की है ना, अपनी कक्षा 5 में ईवीएस कक्षा के अक्सर जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वह सुधार करना चाहती, क्या चीज का सुधार करना चाहती है वो, अवलोकन कौशल का या भावनात्मक कौशल का या सुनने के कौशल का या सोच कौशल का। मनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोबिंग and imaginative question in her class 5 EVS class. By doing so, she aims at improving what? Observation skill, emotional skill, listening skill या thinking skill. बताइए, तो वो कल्पनाशील यदि प्रश्न कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, सोच रही है, तो मतलब वो क्या विकसित कर रही है, अपना सोच कौशल कर रही है, कल्पना है ना, कल्पना कर रही, थिंकिंग स्किल को वो एनहांस कर रही है यहाँ पे। तो ये हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं आपके ईवीएस के। तो यदि आई होप सो आपसे बने होंगे, जितना भी आपसे बना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही लगाए हैं। साथ में आपको कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर मत कीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, क्योंकि आप जैसे कि जानते ही हैं कि हर चीज़ जो है मतलब कि चल रही है कि डेफिनेटली वैकेंसी आने ही वाली है, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। 9584532690 ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल आपको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे चैट सेक्शन बना रहता है, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो और कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है कोर्सेज से संबंधित तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। तो सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए
और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में डेली 7 बजे के सेशन में जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि हम डेली 7 PM को MCQ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।